बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये वीडियो बनाने का पर्पस ओपन एंड फ्री एजुकेशन को बढ़ावा देना है। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंटेड बाय मी मनीष रंजन। एक टाइपिकल डीसी सर्किट को अगर हम देखेंगे तो हमें कई चीज़ें नज़र आती है। एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस, वेरियस रेजिस्टेंस R1 R2 एंड एक नोड को जंक्शन भी बोलते हैं। ब्रांच एक ये हो जाता है, ये इसको ब्रांच कहते हैं। और एक क्लोज्ड सर्किट को जिसमें सिंगल एलिमेंट होते हैं इनको लूप कहा जाता है। और जब टू लूप्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड मेस। एलिमेंट्स ऑफ सर्किट के बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं। बेसिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर। एक एक करके देखते हैं। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, जिसको हम लोकल भाषा में और इन जनरल भाषा में बैटरी, डायनेमो, जनरेटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, इन सबसे जाना जाता है, जिसको इलेक्ट्रिकल में वी के सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में, जब हम पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली वोल्टेज इज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज वर्क डन टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब ये कि एक सर्किट में एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कहलाता है। इसको पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है मूव करने के लिए। तो वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं इलेक्ट्रिकल कॉमन भाषा में। जब हम प्रैक्टिकल काम करते हैं तो इसको वोल्टेज ड्रॉप को से बेहतर जाना जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्सेस हैं। वोल्टेज सोर्सेस क्या होता है कि डेट प्रोड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब ये कि दो टर्मिनल के बीच में, जैसे बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, ये वोल्टेज सोर्सेस कहलाते हैं। जो एपरेटस ऐसा करते हैं डेट इज कॉल्ड वोल्टेज सोर्सेस। जनरेटर्स हो गए, एसी जनरेटर्स हो गए, उनके इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से, जैसे बैटरी के केस में केमिकल रिएक्शन की वजह से वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द टर्मिनल्स, बिटवीन द टू पॉइंट्स। इसमें जनरली दो टाइप के वोल्टेज सोर्सेज होते हैं। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज वो होते हैं जो किसी एक्सटर्नल करंट या वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो फुल्ली अपने इंटरनल सोर्सेज पे डिपेंड करता है। एट एनी टाइम दे डिलीवर कांस्टेंट वोल्टेज इनके आइदर इन केस ऑफ डिलीवरिंग पावर और ऑब्जर्वेशन ऑफ पावर। यानी या तो वो पावर जनरेट करे या फिर पावर को ऑब्जर्व करे। दोनों केस में एट एनी टाइम वो कांस्टेंट वोल्टेज क्रिएट करता है और या फिर कांस्टेंट वोल्टेज वो एब्जॉर्व करता है। और वो किसी भी इंडिपेंडेंट अदर सोर्सेज से वो डिपेंड नहीं होता है। दूसरे टाइप के वोल्टेज सोर्सेज होते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज। इसमें दो कैटेगरी होती है। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्सेज, जैसे ये जो सर्किट है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्सेस है। इसका मतलब ये है कि किसी एक्सटर्नल वोल्टेज टर्मिनल से इस वोल्टेज का आउटपुट डिपेंडेंट होता है। अगर आप इसकी इक्वेशन पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो एक्सटर्नल वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज V out इज इक्वल टू म्यू टाइम्स V in। अब व्हाट इज V in? V in ये है, यानी ये दोनों सर्किट अलग अलग हैं। इस सर्किट में जितना V in होगा उसका म्यू टाइम्स V आउट होगा। यानी इसमें जितना वोल्टेज, एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें 5 वोल्ट है और म्यू का वैल्यू अगर 2 आता है उस सर्किट में, तो यहाँ होगा 10 वोल्ट। दूसरा होता है करंट कंट्रोल। सेकेंड है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्सेस। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्सेस का फंक्शन ये होता है कि सिमिलरली जैसे इस सर्किट में वोल्टेज कंट्रोलिंग वोल्टेज के ऊपर आउटपुट वोल्टेज डिपेंड कर रहा था, इस केस में कंट्रोलिंग करंट के ऊपर आउटपुट वोल्टेज डिपेंडेंट है। यानी इस कंट्रोलिंग करंट को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज भी हमारा बढ़ेगा, अगर इसको हम घटाएंगे तो ये वोल्टेज भी हमारा घटेगा। वो म्यू टाइम्स घटेगा जो इक्वेशन में दिया गया है। जो इक्वेशन आएगा उसी टाइम्स वो घटेगा या बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस। वोल्टेज सोर्सेस का कनेक्शंस। वोल्टेज सोर्सेस को जनरली अगर डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेस को अगर कनेक्ट करना है तो जनरली सीरीज कनेक्शन करते हैं। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा यानी VAB, ये रिजल्टेंट वोल्टेज डिपेंड करेगा इसकी
और इसकी पोलैरिटी के ऊपर। अगर यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव है, डेट मीन्स प्लस माइनस, तो ये एडिशन हो जाएगा वोल्टेज का टोटल वोल्टेज में। अगर ये प्लस और प्लस सेम पोलैरिटी के हैं तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज में। इसको अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस केस में हमारा वोल्टेज एडिशन हो जा रहा है, ये जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी डिफरेंट है, एडिंग पोलैरिटी है, यानी प्लस माइनस है, ये प्लस प्लस है, अपोजिंग पोलैरिटी है दोनों का, यानी ये 5 वोल्टेज इसको 10 वोल्टेज को अपोज कर रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं है इलेक्ट्रिकल के सिंबल्स के अनुसार। तो इसकी जो नेट वोल्टेज हो जाएगी 10 माइनस 5, दैट इज 5 वोल्ट। एक ये इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि वोल्टेज को पैरेलल में जनरली नहीं कनेक्ट करना चाहिए। अगर इस 10 वोल्ट को और 10 वोल्ट को अगर एक ही पैरेलल कनेक्शन में, बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, जोड़ दिए, तो नेट वोल्टेज हमारा 10 ही मिलेगा, डिफरेंट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे केस में हम पैरेलल कनेक्शन जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर हमको एडिशन नहीं मिल रहा है तो फिर क्या मतलब है कनेक्ट करने का। और अगर 10 वोल्ट सेम वोल्टेज के अलावा अगर वोल्टेज में डिफरेंस को अगर हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल कनेक्शन में, तो ये जो 5 वोल्ट वाला सर्किट है ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, और इस केस में ये आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली ये यहाँ पे जो करंट है इसी में सर्कुलेट होता रहेगा, और ये शॉर्ट सर्किट होके अल्टीमेटली ये वोल्टेज यहाँ पे करंट 0 होगा, नॉट वोल्टेज, करंट 0 होगा, और ये 10 वोल्टेज ही रहेगा। एक करेक्शन करना चाहता हूँ, इस केस में 0 वोल्टेज हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट जहाँ भी होता है वो 0 वोल्टेज हो जाता है, टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज 0 हो जाता है शॉर्ट सर्किट के केस में। अब हम आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस के बारे में थोड़ा जान लें। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्सेस है तो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होगी। अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्सेस है, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस समथिंग होगी, डेट इज इस फिगर में दिखाया गया RS। इसको अगर हम वोल्टेज ड्रॉप के केस में, अगर वोल्टेज डायग्राम के केस में अगर लें, तो आइडियल केस में हमारा वोल्टेज कांस्टेंट होगा, लेकिन प्रैक्टिकल केस में ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो नेट ड्रॉप कितना होगा? I इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर एस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे VS है और ये RS है, तो ये ड्रॉप होके ही हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो इतना मिलेगा, यानी आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा? V माइनस आई आर एस। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू V माइनस आई आर एस, ये मिलेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। जनरली इसका इस्तेमाल टेस्टिंग लैब में होता है। सॉरी, जब हायर वोल्टेज सोर्सेस में हमें उसी वोल्टेज सोर्स से अगर हमें, या फिर एक बड़े बैटरी टर्मिनल सोर्स से हमें छोटे छोटे टर्मिनल वोल्टेज लेना है, जैसे रियोस्टेट का काम होता है, ऑटो वोल्टेज कंट्रोलर में काम होता है, तो ऐसे केसेस में जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की टेस्टिंग करनी रहती है तो वोल्टेज डिवाइडर का यूज होता है। जैसे ये टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में हमने 3 पॉइंट बना के रखा है, ए बी सी डी। अगर हम बी और ए और बी के बीच में वोल्टेज लेंगे, लेटेस्ट एग्जांपल कि VS इज इक्वल टू 150 वोल्ट। अगर ये 150 वोल्ट है VS, तो यहाँ पे ये आएगा 80 वोल्ट। क्यों 80 वोल्ट आएगा? क्योंकि 8 किलोवाट 8 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और टोटल अगर रेजिस्टेंस आप जोड़ देंगे तो 15 किलो ओम। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 150 वोल्ट डिवाइड बाई 15 किलो ओम, यानी 1 मिली एम्पियर। तो 8 किलोवाट इंटू 1 मिली एम्पियर से अगर हम गुना करेंगे तो 80 वोल्ट हमारा आता है। सॉरी, 10 मिली एम्पियर होगा, सॉरी 10 मिली एम्पियर, तो ये हमारा 80 वोल्ट आता है। तो 80 वोल्ट इसके क्रॉस मिल जाएगा। अगर ए और बी टर्मिनल को हम अगर जोड़े, तो अगर ए और सी टर्मिनल को जोड़ेंगे तो हमें 80 और 40 120 वोल्ट मिल जाएगा। अगर ए और डी टर्मिनल को जोड़ेंगे तो हमें 140 वोल्टेज मिल जाएगा, और ए और डी टर्मिनल को जोड़ेंगे तो हमें 150 वोल्टेज मिल जाएगा। इसका एक और एग्जांपल यहाँ पर है। एक 36 वोल्ट की बैटरी है, 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और 18 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। 1 मिली एम्पियर अगर करंट फ्लो होता है तो 6 किलो ओम पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। 12 वोल्ट यहाँ हो जाएगा, 18 वोल्ट यहाँ हो जाएगा। कैसे होगा? 18 इंटू 1 मिली एम्पियर 18 वोल्ट, 12 किलो ओम इंटू 1 मिली एम्पियर 12 वोल्ट, 6 किलो ओम इंटू 1 मिली एम्पियर 6 वोल्ट। क्यों? क्योंकि B इज इक्वल टू I इंटू आर, ओम्स लॉ के अनुसार।
नेक्स्ट हमारा वही है ओम्स लॉ है। नाउ इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैसा, कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए। तो चार्जेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बैटरी को कनेक्ट कर दिए, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ के इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा वर्क डन करने में, और ये जाके इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एरिया यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके ये पहुंच जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं, और इसी फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। बट कन्वेंशन के अनुसार, इलेक्ट्रिकल कन्वेंशन के अनुसार, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कन्वेंशनल करंट फ्लो को ये बनाया गया है कि पॉजिटिव से करंट निकलेगा और नेगेटिव को इंटर करेगा। तो फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करंट सोर्स का कनेक्शंस, करंट सोर्स के कनेक्शन जैसे वोल्टेज सोर्स में हम लोग पैरेलल कनेक्शन अवॉइड करते थे, वैसे ही करंट सोर्स में हम लोग सीरीज कनेक्शन को अवॉइड करते हैं। सीरीज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हम 5 एम्पियर के करंट सोर्स को 5 एम्पियर के साथ लगा दें तो नेट हमारा 10 एम्पियर नहीं होगा, वो 5 ही एम्पियर ये अक्रॉस इस टर्मिनल पे अगर हम जोड़ दें तो मिलेगा। 10 एम्पियर ऐसा नहीं है कि 5 जोड़ दें तो 10 हमको मिल जाएगा, वो वोल्टेज सोर्स में होता है। करंट सोर्स के केस में पैरेलल कनेक्शन में एडिशन होता है, वो भी डिपेंड अपॉन पोलैरिटी। अगर ये सेम पोलैरिटी के होंगे और इसकी पोलैरिटी, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो करंट का एडिशन होगा। ये डिटेल से किरचॉफ्स करंट लॉ में बताया जाएगा। एक यहाँ पे सिर्फ इतना बता देते हैं कि अगर इस करंट की पोलैरिटी ऐसी है, एक सेकेंड, इस करंट की पोलैरिटी अगर ऐसी होती और इस करंट की पोलैरिटी ऐसी होती तो ये माइनस हो जाता, I1 माइनस I2। करंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, अगर नेगेटिव करंट है डेट मीन्स की डायरेक्शन अपोजिट है, ये भी जान लीजिएगा। ये जो मैंने बताया था वो यही चीज़ है कि अगर 5 एम्पियर के करंट का पोलैरिटी ऐसा है, 5 एम्पियर के करंट का पोलैरिटी ऐसा है, तो ये सारे करंट इसी में मूव करेंगे और यहाँ पे नेट करंट 0 होगा। अगर ये 5 करंट की पोलैरिटी इधर है, 3 एम्पियर यहाँ पे है करंट सोर्स की, तो 5 एम्पियर से इन हो रहा है, 3 आउट हुआ, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 एम्पियर। तो ये इसका इस सर्किट को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो ये करंट सोर्स का कनेक्शंस होता है जो पैरेलल में जनरली प्रीफर किया जाता है, और वोल्टेज सोर्स के केस में सीरीज में प्रीफर किया जाता है। ये उसी का न्यूमेरिकल्स है कि अगर 250 मिली एम्पियर का यहाँ सोर्स है और 150 मिली एम्पियर का यहाँ पे सोर्स है, दोनों को सेम पोलैरिटी है, तो नेट हमारा करंट हो जाएगा 0.4, तो वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 28 वोल्ट। एक आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बीच में डिफरेंस आप समझ लीजिए। आइडियल करंट सोर्स वो होता है जो किसी भी एक्सटर्नल, सेम लाइन सेम डेफिनेशन उसी तरीके से जो वोल्टेज सोर्स का है कि कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेज के वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है और ना ही एक्सटर्नल सोर्सेज के करंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो वो आइडियल सोर्सेज एक कांस्टेंट करंट इन केस ऑफ आइदर ऑब्जर्प्शन और प्रोडक्शन दोनों केस में वो सेम करंट जनरेट करता है करंट सोर्सेस। और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ये ध्यान देने वाली बात है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसके टर्मिनल के ग्राउंड्स ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है। यानी ये करंट सोर्स के, आइडियल करंट सोर्स के टर्मिनल अक्रॉस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है उसी तरह। लेकिन प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होते हैं हमारे, उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होती है, वो इन्फिनिटी नहीं होता है, हालांकि काफ़ी हाई होता है बट होती है। और उस हिसाब से अगर हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स को अगर हम यहाँ जानने की कोशिश करें कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स में आउटपुट टर्मिनल के ऊपर कितना करंट मिल रहा है, तो ये आई जो आई एस है वो इन हो रहा है यहाँ से, और आई आर हमारे इस रजिस्टर में जा रहा है, तो नेट हमको क्या मिला, आई एस माइनस आई आर। ये जो आई आर है यही करंट ड्रॉप हो रहा है, और करंट V इज इक्वल टू आई आर हम जानते हैं, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। V क्या है, V आउटपुट, यानी आउटपुट वोल्टेज। R क्या हो गया, RP, तो V आउट डिवाइड बाई RP। ये जो करंट है यही करंट ड्रॉप हुआ है प्रैक्टिकल सोर्सेस में।
ऑन द सेम लाइन वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की तरह ही करंट डिवाइडर सर्किट भी जानना जरूरी है। इस पे भी बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे एक VS सोर्स लगा हुआ है, VS सोर्स हमारा वोल्टेज सोर्स है। एक सेकेंड, ये जो करंट सोर्स है, ये जो वोल्टेज सोर्स है, सॉरी, ये जो वोल्टेज सोर्स है, इसके पैरेलली में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो एक जो करंट जा रहा है वो IR1 जा रहा है और दूसरा करंट जो जा रहा है IR2 जा रहा है। दोनों की पोलैरिटी सेम है। इस केस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट से। ऐसे केस में क्या होगा कि जो हमारा IR1 होगा, वो I टोटल माइनस IR2। क्यों? क्योंकि ये I टोटल गया, इसमें कितना गया, ये इस जंक्शन पे अगर हम देखें तो जंक्शन पे तीन करंट, एक करंट आता है, दो करंट आउट होता है, निकल होता है, यानी इन हो गया इनपुट करंट, आउटपुट में दो करंट। तो अगर हमको IR1 निकालना है तो IR1 इज इक्वल टू हो जाएगा IT माइनस IR2, ये हो जाएगा। और उसी तरीके से IR2 इज इक्वल टू हो जाएगा IT माइनस IR1। अब अगर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि IR1 का वैल्यू क्या होगा, वो क्या होगा कि वोल्टेज डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। ये आर इक्विवेलेंट क्या है? इन दोनों को जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो इसकी जो आर इक्विवेलेंट होती है उसका फॉर्मूला होता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो वैल्यू है VS डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो I1 की वैल्यू है IR1 वो आ जाएगा IT यानी I टोटल इंटू, यदि हमको इसमें निकालना है करंट IR1 तो हम ऊपर में IR2 उस ब्रांच को छोड़ के नेक्स्ट ब्रांच को लिखेंगे डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये निकालेंगे आप VT डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट तो ये आ जाएगा। आप इसको घर पे इसको आप खुद से कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ऑन द सेम लाइन अगर हम IR2 निकालेंगे, IR2 निकालना होगा तो हम I टोटल करेंगे इंटू R1 इस ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो ऐसे करके हम IR1 और IR2 निकालेंगे। इस पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एक बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? एक मटेरियल की कैपेसिटी है टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। जिस इक्विपमेंट के जिस एलिमेंट्स के ऊपर ये प्रॉपर्टीज होती है उसको बोलते हैं रेसिस्टर बोलते हैं। और इसको मेजर किया जाता है ओम में। अगर किसी एलिमेंट का रेजिस्टेंस काफ़ी लो है उसको कंडक्टर बोला जाता है या गुड कंडक्टर बोला जाता है। अगर उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है तो उसको बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना बढ़िया इंसुलेटर। जैसे माइका का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, वो एक अच्छा इंसुलेटर है, उसका इस्तेमाल वाइंडिंग में होता है और भी इलेक्ट्रिकल एपरेटस में होता है। एक है सेमीकंडक्टर वो डिवाइस होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो न तो वो कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, वो डिपेंडेंट है या तो टेम्परेचर के ऊपर, या फिर वो चार्जिंग मैकेनिज्म के ऊपर है, या फिर वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर है, तो वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक ध्यान देने वाली बात है कि जो भी रेजिस्टेंस होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर रेजिस्टेंस और एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। जो लीनियर रेजिस्टेंस होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और जो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, यह कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और ना ही ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और ना ही इस फ्रीक्वेंसी से अफेक्ट होता है। इसका कोई मतलब नहीं फ्रीक्वेंसी से। ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है उस मटेरियल की एरिया और लेंथ के ऊपर। जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बेसिक लॉ है ओम्स लॉ। ये क्या कहता है कि अगर एक सर्किट को हम वोल्टेज सोर्स से एक रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर दिए, एक क्लोज सर्किट बना दिए, तो उस सर्किट में जो फ्लोइंग करंट होता है, और वो रेजिस्टेंस अगर लीनियर रेजिस्टेंस है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो डिपेंडेंट अपॉन द
वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल। यानी वो जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है। ये ओम्स लॉ है, यानी करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा सेम वोल्टेज पे। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज व्हेन आर इज कांस्टेंट एंड करंट इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर जो वोल्टेज और करंट से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट के प्रोडक्ट को ही इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं और ये डिफाइन करता है कि किस रेट पे हमारा एनर्जी या तो कंज्यूम हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है और ये वर्क डन है। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि किस रेट पे हमारा एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है सर्किट में या फिर प्रोड्यूस हो रहा है और इसको मेजर करते हैं वाट में, याद रख लीजिएगा। सिंपल स्पीकिंग जो पावर है वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है सिंपली फार्मूला के अनुसार। और अगर हम यहाँ पे आई को अगर हम V के रूप में रिप्लेस कर दें तो I इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं V/R। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा V इंटू V/R। तो क्या हो जाएगा V²/R। तो P इज इक्वल टू V²/R। और अगर V के जगह पे हम IR लिख दें इंटू I तो क्या हो जाएगा I²RI। तो पावर का फार्मूला तीन फार्मूला है क्योंकि तीन वेरिएबल्स हैं। अगर वो VI दिया रहे तो ये फार्मूला लगाना है, अगर VR दिया रहे तो ये फार्मूला लगाना है, IR दिया रहे तो ये फार्मूला लगाना है। और पावर से ही रिलेटेड है एक एनर्जी कंसेप्ट, आगे देखेंगे हम लोग। ऐसे ओम्स लॉ का एक पाई चार्ट है जो याद रखने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोग फिगर को फोटो खींच लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ लीजिए कि अगर हमको करंट निकालना है तो V/R करंट हो जाएगा। जब VR दिया है तो ये हो जाएगा P/V करंट हो जाएगा, अब अंडरस्कोर P/R करंट हो जाएगा। जब V निकालना है तो IR P/I अंडर ये पावर निकालना है तो V इंटू I² V²/R। ऐसे करके ये फार्मूलाज जो है ये सारे फार्मूलाज का एक चार्ट बना दिया गया है जो याद रखने के लिए आसान होगा। इसी चार्ट को हम लोग टेबल के रूप में ऐसा देखते हैं कि जब करंट और रेजिस्टेंस दिया रहे तो वोल्टेज और पावर ये होगा, उसी प्रकार वोल्टेज एंड करंट दिया रहे तो रेजिस्टेंस एंड पावर ये होगा। पावर और करंट दिया रहे तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, वोल्टेज निकाल लेंगे। वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया रहे तो करंट निकाल लेंगे, पावर निकाल लेंगे। पावर रेजिस्टेंस दिया रहे तो करंट वोल्टेज निकाल लेंगे। वोल्टेज पावर दिया रहे तो रेजिस्टेंस एंड करंट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप ये चार्ट को आप रख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब एक सर्किट में वर्क डन जो होता है, जो कि पावर होता है, वो एक स्ट्रेच ऑफ टाइम, एक लेंथ ऑफ टाइम तक कंटिन्यूअस होता है, तो वहाँ पे उस सर्किट में एनर्जी कंज्यूम होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ किसी सर्किट में और वो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्मिनल पे बैटरी लगा है और उसके टर्मिनल पे एक बल्ब लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस अगर हम स्विच को 1 घंटा के लिए ऑन कर दें तो पावर यहाँ पे कंज्यूम होगा और ये पावर कंज्यूम होकर हीट एनर्जी में, ये जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी का सिंपल डेफिनेशन है द कैपेसिटी टू डू वर्क, और इसको जूल में नापा जाता है और इसको फार्मूला में पावर इनटू टाइम है। यानी एक सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर कितने टाइम, अगर एक डेफिनेट टाइम तक, एक लेंथ ऑफ टाइम तक अगर पावर कंज्यूम होता है तो जितना पावर एक लेंथ ऑफ टाइम पे कंज्यूम होता है वो एनर्जी कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। और इसको हम लोग वाट मीटर से नापते हैं। अगर ये सेकंड में है, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो जूल है, ये जो यूनिट है जूल, ये वाट सेकंड के लिए है, लेकिन अगर हम इसको वाट आवर्स में अगर हम निकालेंगे तो इसकी ये बदल जाता है। और इसको किलोवाट आवर में अगर हम नापेंगे तो इस किलोवाट आवर को एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। जो हम लोग एनर्जी मीटर में यूनिट नापते हैं वो यही है 1 किलोवाट। ऐसे एग्जांपल के लिए अगर 1000 का कोई इलेक्ट्रिकल अपरेटस है और 1 घंटा के लिए चला है तो 1000 किलोवाट आवर वो बिजली लिया, यानी इतना यूनिट ऑफ
एनर्जी कंज्यूम किया, यानी 1000 यूनिट का बिजली आएगा। इन सब को समराइज़ करने के लिए मैंने एक टेबल बना दिया है। इस टेबल को आप लोग याद रख लीजिएगा। वोल्टेज, करंट, पावर, रेजिस्टेंस, सिंबल क्या है इन सब का, और इनके फार्मूलाज क्या है। सेम है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कहाँ होता है? इंडक्टर के लिए। नेक्स्ट आगे के क्लास में बताएंगे इंडक्टेंस किसका होता है, इंडक्टर का होता है। कैपेसिटेंस कैपेसिटर का होता है। इम्पीडेंस जब हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों को जब हम कंबाइंड निकालते हैं तो उसको कहते हैं इम्पीडेंस किसी सर्किट का। कंडक्टेंस क्या होता है? ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट 2 लॉ है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि किसी जंक्शन पे, किसी भी जंक्शन पे उसका जो टोटल करंट है, टोटल करंट वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे कुछ करंट इनकमिंग है, ये 2 करंट इनकमिंग है और एक तीसरा इनकमिंग करंट है, और 2 करंट आउटगोइंग करंट है। यानी इस जंक्शन पे जितना करंट गया उतना ही करंट निकल गया। यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 ये इन हुआ, उतना ही करंट ये आउट हुआ। तो अगर हम एक रेफरेंस ऐसे मान लें तो इन का डायरेक्शन अगर हम ऐसे इस तरफ के डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो जंक्शन पे इनकमिंग करंट को हम अगर पॉजिटिव मानते हैं तो जंक्शन से आउट गोइंग करंट को हम लोग निगेटिव मानना पड़ेगा। निगेटिव का मतलब करंट में सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होता है, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है किरचॉफ्स करंट लॉ। क्यों? क्योंकि एक जंक्शन पे जितना करंट इंटर हुआ उतना ही करंट आउट हो गया, यानी उस जंक्शन पे टोटल करंट जीरो हो गया। जितना करंट इन हुआ उतना ही करंट आउट हो गया। जंक्शन ने कुछ करंट को न तो ऑब्जर्व किया, न ही डिसिपेट किया और न ही कुछ प्रोड्यूस किया। तो इसलिए कहा जाता है कि उस जंक्शन पे टोटल चार्ज जीरो हो गया, क्योंकि चार्ज के ही फ्लो को हम करंट बोलते हैं। इसीलिए ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के रूप में ज़्यादा माना जाता है। एक एग्जाम्पल है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। एक 132 वोल्टेज का लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स। एक रेजिस्टेंस यहाँ, रेजिस्टेंस यहाँ, रेजिस्टेंस यहाँ, रेजिस्टेंस यहाँ, रेजिस्टेंस यहाँ, 5 रेजिस्टेंस लगे हुए। क्वेश्चन ये कहता है कि IT फाइंड करिए। ये IT क्या है, I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है, I4 क्या है, I5 क्या है, ये फाइंड करिए। ये क्वेश्चन ये कहता है। हिंट दे देते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो एक हमारा V निकल गया और हम क्या निकालेंगे, R इक्विवेलेंट। ओम्स लॉ क्या कहता है, I निकालना है ना, तो V बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में 1 बाई आर इक्वल टू R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 सो ऑन। इस फार्मूला में रख के हम यहाँ का एक R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, यहाँ का एक R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और दोनों R इक्विवेलेंट चूँकि हमारा आ जाएगा सीरीज में, तो इसको फिर हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे बना देंगे। इसको हम लोग ऐसे बना देंगे, ये BS हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, या फिर R इक्विवेलेंट 1 R इक्विवेलेंट 2, और फिर हम नेट क्या बना देंगे, ऐसे इन सीरीज को दोनों को जोड़ देंगे तो ये R। तो ये करने से हमको सबसे पहले टोटल करंट निकल जाएगा। टोटल करंट यानी ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू। जब IT निकल गया तो पिछले थोड़ी देर पहले स्लाइड्स में मैंने बोला था कि I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। उसी प्रकार से I2 निकाल लेंगे, और जब ये IT निकल गया तो क्या करेंगे कि इसमें भी लगा देंगे वही फार्मूला, एक में इसको रख लेंगे और इन दोनों का एक इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। फिर I3 इज इक्वल टू लिख देंगे IT इंटू इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको मान लेते हैं R इक्विवेलेंट 3 डिवाइड बाई R3 प्लस R इक्विवेलेंट 3। तो ये हमारा I3 आ गया। उसी प्रकार से I4 निकाल लेंगे, I5 निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट का वन ऑफ द पिलर है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। यानी ये एक सर्किट है, इस सर्किट में जितने वोल्टेज हुए, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, यानी बी ए बी सी बी सी डी बी डी ए। ये चारों वोल्टेज का अगर हम समेशन निकालेंगे तो ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज जीरो होगा। एक क्लोज सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। और ये अलजेब्रिक सम का ये जो लिखा है ना, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। मीनिंग इसका डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी। ये पोलैरिटी का क्या चक्कर है भाई? ये पोलैरिटी ये कहलाती है कि अगर, जैसे इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे कि एक सिंगल सर्किट है, इसको हम लोग समझते हैं, एक आई करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो ये पॉजिटिव, जहाँ से ये इंटर किया वहाँ ये टर्मिनल क्या होगा? पॉजिटिव, और जहाँ से आउट हुआ उसका टर्मिनल क्या होगा? नेगेटिव। ये क्यों होगा? इसको समझना जरूरी है। अगर यहाँ से करंट निकल रहा है, इस रेजिस्टेंस में कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, वो वोल्टेज क्या होगा? आई आर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज यहाँ से ज़्यादा होगा, ये वोल्टेज ज़्यादा होगा, ये वोल्टेज कम होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब एक करंट किसी भी रेजिस्टेंस में फ्लो करता है तो उस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव दिया जाता है। ये लिखा हुआ है कि वोल्टेज ड्रॉप, अगर वोल्टेज ड्रॉप आई आर होगा इफ करंट मूव फ्रॉम ए टू बी, अगर हम लोग करंट के ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग माइनस आई आर का वोल्टेज देंगे। क्यों? क्योंकि सेम करंट डायरेक्शन में हमारा इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब इसको लूप में समझिए। सपोज ये वोल्टेज कनेक्टेड है, ये R1 है और ये R2 है। ध्यान से समझिएगा, इसको समझ गए तो सारे न्यूमेरिकल्स, सर्किट के न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे। इसको नहीं समझे तो सर्किट के न्यूमेरिकल्स में गलत आंसर आएगा, 100% आएगा। तो इसकी पहले जब हमारा लूप रहता है तो हमें सपोज दिया रहेगा, फाइंड करने के लिए रहेगा कि इसके क्रॉस वोल्टेज निकालिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पोलैरिटी मार्क करेंगे। तो ये तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट यहाँ से फ्लो होगा। जब करंट इन किया तो क्या हम देंगे? पॉजिटिव। आई आर ड्रॉप हुआ तो माइनस, फिर से एक आई आर 2 ड्रॉप हुआ तो प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस यहाँ चला गया। जब हम इक्वेशन को लिखेंगे, हमने अभी पढ़ा कि समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज शुड बी 0 इन अ लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव वोल्टेज, हमने बी एस लिख दिया। जब हम यहाँ से गए तो हमें एक पॉजिटिव फिर मिला, यानी आई आर ड्रॉप हुआ। करंट के सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो हम माइनस लिखेंगे, हमने बताया है, देख लीजिए। करंट के अगर हम सेम डायरेक्शन में इक्वेशन को लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, अगर करंट के उल्टी डायरेक्शन में लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव वोल्टेज, करंट का डायरेक्शन ये है। हम भी इस लूप में ऐसे चलेंगे, हम पहले लूप का डायरेक्शन तय करेंगे, ठीक है। एक बार और फिर से मिटा के समझा देते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लूप का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे कि हम लूप में ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, और उसके बाद करंट के डायरेक्शन से हम पोलैरिटी डिसाइड करेंगे। डिसाइड कर लिया, अब हम इक्वेशन लिखेंगे। लूप में हमको सबसे पहला क्या मिला? वी एस, माइनस मिला है, पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि निगेटिव वोल्टेज से पॉजिटिव में हम जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ा है। ये जो आई आर 1 है, ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी कम हुआ हमारा वोल्टेज, ड्रॉप हुआ तो माइनस आई आर 1 हो गया। फिर हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, अंदर में हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो यानी हमारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यानी माइनस आई आर 2 लिख दिया है। तो इसको जब माइनस माइनस करेंगे तो वी एस माइनस आई आर 1 प्लस आई आर 2, तो इसको इक्वल टू 0, जो कि समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू 0 होता है। तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा वी एस इज इक्वल टू आई आर 1 प्लस आई आर 2, यानी वी एस इज इक्वल टू आई इंटू आर 1 प्लस आर 2। ये आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस दोनों कनेक्टेड हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सेम ही डायरेक्शन में। तो ये R1 प्लस R2 सीरीज के केस में रेजिस्टेंस सम हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वी एस इज इक्वल टू आई इंटू आर टी, ये हम निकाल लेंगे। वी एस हमारा निकल गया। अगर हमको आई निकल गया, वी एस दिया रहेगा, ठीक है ना।
आर दिया रहेगा, R1 दिया रहेगा, R2 दिया रहेगा, तो हम I निकाल लेंगे, और जब हमारा I निकल जाएगा तो हम V2 निकाल लेंगे, I इंटू R2, V2 निकल गया। तो किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज होता है, किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट होगा, ये सब हम निकाल लेंगे। जैसे एक आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि फाइंड द करंट फ्लोइंग इन 40 ओम रजिस्टर, यानी R3, ये वाला, इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा, ये फाइंड करना है। हिंट दे देते हैं आप लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक क्या करेंगे, लूप डिसाइड करेंगे कि लूप हम ऐसे चलेंगे। दूसरा लूप अगर आपको ऐसे डिसाइड करना है तो ऐसे कीजिए, और नहीं तो फिर आप पहला लूप ऐसे डिसाइड किए हैं तो दूसरा लूप भी ऐसे डिसाइड कर लीजिए। फर्स्ट लूप बना लीजिए। चलिए, लूप बन गया। लूप बनाने के बाद क्या करेंगे कि लूप में पहले हमको नेगेटिव से पोलैरिटी करेंगे। तो भाई इंटर हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से एक करंट ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। ये करंट I3 मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये करंट एक और वोल्टेज लगा हुआ है, ये देखिए ध्यान से, एक वोल्टेज 1 है, एक वोल्टेज 2 है। तो पॉजिटिव से एक वोल्टेज ऐसे गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। पोलैरिटी मार्क कर लिया। पोलैरिटी मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, लूप 1 में इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, V1 माइनस I1 R1, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे गए हम माइनस से प्लस, तो हम प्लस लिख दिए, प्लस से माइनस तो माइनस लिख दिए। अब वापस गए तो प्लस से माइनस तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, I3 और R3, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा लूप 2 में जाएंगे। अगर लूप 2 में हम गए तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले V2, क्यों, क्योंकि हम ऐसे जाएंगे माइनस प्लस, फिर क्या मिल रहा है, प्लस माइनस, यानी माइनस I2 R2, फिर हम ऐसे जा रहे हैं तो हमको फिर से प्लस से माइनस मिल रहा है, यानी माइनस I3 R3, ये दो इक्वेशन बन गए, ठीक है। हमको R1 दिया है, R3 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है, यानी कि, और V1 V2 दिया है, यानी क्या क्या नहीं दिया है, I1 नहीं दिया है, I2 नहीं दिया है, I3, 3 वेरिएबल नहीं दिया है, और 2 ही इक्वेशन हम लिखे हैं। हमको एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तीसरा। वो इक्वेशन क्या करेगा, ये एक लंबा सा मेश में हम जाएंगे, ठीक है। ये लंबा सा मेश में हम कैसे करेंगे, सबको मिटा देते हैं। इस मेश में हम जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो मेश में हमको क्या ये नहीं मिलेगा, हमको सिर्फ ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस प्लस था, पोलैरिटी देखिए मिट गया। अब हम प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ये V1 मिल गया, प्लस माइनस तो माइनस I1 R1, ये मिल गया। अब ये माइनस से प्लस हो गया, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, I2 R2, फिर यहाँ क्या हुआ, प्लस से माइनस हो गया, यानी फिर माइनस V2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को हम वैल्यू डाल के I1 I2 R3 निकाल लेंगे। ये हमारा आज का वीडियो ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडक्टर, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ये एक प्रयास है, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, नहीं भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, फेमस नहीं होना है। थैंक यू सो मच।